नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉमर्स 6 में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एस्टेट के लिए। रिवीजन सीरीज चल रही है, लेकिन रिवीजन सीरीज के साथ साथ कुछ ऐसे टॉपिक भी हैं जो हमारे काफ़ी से छूट गए हैं और मुझे लगता है कि उनमें से एक दो क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं और एक दो वीडियो में ही आपके कवर हो जाएंगे, तो वो भी हम साथ के साथ कर रहे हैं। दिन तो काफ़ी कम रह गए हैं, तैयारी आपकी जोरों शोरों से चल रही होगी, पूरी मुझे उम्मीद है, और मेरी वीडियो से भी आपको हेल्प मिल रही होगी। कोशिश तो मेरी यही थी कि जितनी मैंने वीडियोस बनाई हैं उसमें आपके लगभग टॉपिक कवर हो जाएं। तो चलिए, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका कलेक्शन ऑफ डेटा और सैम्पलिंग। सैम्पलिंग कैसे कैसे होती है, इसमें से एक क्वेश्चन आपका हर बार आया हुआ है, चाहे नेट हो, एस्टेट हो, केवीएस हो और अपना चाहे एनवीएस हो। तो ध्यान से देखिएगा आप, कलेक्शन ऑफ डेटा। कलेक्शन ऑफ डाटा की जरूरत मतलब कि स्टैटिस्टिक्स होता क्या है? स्टैटिस्टिक्स होता ही तो यही है ना कि आंकड़ों का पूरा जो संकलन है, जो हम लोग डाटा कलेक्ट करते हैं, उसे जब हम रिजल्ट निकालेंगे तो वही तो सांख्यिकी है ना। उस सांख्यिकी में जो डाटा है उसको यूज करना, कैसे यूज करना है, तो यूज करने के लिए सबसे पहले तो हमें डाटा चाहिए होगा, हमें आंकड़े चाहिएंगे। आंकड़ों के आधार पर ही हम कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकाल पाएंगे, वही तो है ना। तो अब देखते हैं कि वो डाटा किस प्रकार से होता है। दो प्रकार से होता है डाटा होता है जी, एक तो आपका है जी प्राइमरी डाटा और एक है आपका सेकेंडरी डाटा, जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, प्राथमिक, और सेकेंडरी को हम लोग बोलते हैं द्वितीयक। तो प्राथमिक डाटा का मतलब क्या हो गया, जो पहली बार मुझे मिला और मैंने अगर वो डाटा किसी और को दे दिया या मेरे से लेके किसी और ने यूज कर लिया तो वो सेकेंडरी हो गया। मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा डाटा जिसको मैंने फर्स्ट टाइम कलेक्ट करा, जाके इंफॉर्मेशन डायरेक्टली ले ली, तो वो डायरेक्ट डाटा क्या हो जाएगा, प्राइमरी हो जाएगा। अगर वो इनडायरेक्ट है, मतलब मैंने किसी और सोर्स से, जिसने कि पहले कभी कोई मेहनत करके डाटा कलेक्ट करा, मैंने उसको यूज कर लिया, तो वो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी हो जाएगा। उसके कुछ एग्जाम्पल हैं। क्वेश्चन आपका ऐसे बन सकता है कि मान लीजिए कोई एक इंफॉर्मेशन बता दी और ये पूछ लिया कि ये आपका प्राइमरी डाटा है या आपका सेकेंडरी डाटा है। देखिएगा, जैसे प्राइमरी डाटा के अंदर कुछ मैंने एग्जाम्पल कुछ बताए हैं कि इस तरह से आप समझ पाएंगे उसको, कि अगर हम कोई पर्सनल इंटरव्यू लेते हैं तो वो कौन सा डाटा है। अगर मान लो मैंने किसी से पर्सनल इंफॉर्मेशन ली कि हाँ जी आपने कहाँ तक पढ़ाई करी, आपने क्या क्या किया, आपकी मतलब कंपनी कितना टर्नओवर है कंपनी का, वो सब डाटा मैंने कलेक्ट करा। मैंने ऐसे हर कंपनी के जो CEO हैं, जो मतलब कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उनसे जाके पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी 1 by 1 पर्सनली। तो वो कौन सा डाटा हो जाएगा, वो डाटा हो जाएगा हमारा प्राइमरी, प्राथमिक। ऐसे ही मैंने जगह जगह जाके इन्वेस्टिगेशन करी। मान लो मैंने कहीं जाकर मतलब देखा कि यहाँ पर है ना मेरा जो प्रोडक्ट है, मान लो मैं उसको सेल करना चाहती हूँ, उसका सर्वे कर रही हूँ, या फिर मैं मतलब कि ऑनलाइन कोचिंग देना चाहती हूँ, तो मैंने सर्वे करा कि हाँ जी आप मतलब ऑनलाइन कोचिंग में बिलीव करते हो या आप ऑफलाइन में करते हो। ऐसे जगह जगह जाके सर्वे किए, इन्वेस्टिगेशन करी, तो मुझे काफ़ी सारा डाटा कलेक्ट हो गया। किसी ने मुझे बोला कि मैं ऑफलाइन में बिलीव करता हूँ, किसी ने बोला ऑनलाइन में बिलीव करते हो। उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने अपना कोचिंग सेंटर खोल दिया। तो वो कौन सा डाटा हो गया, हमारा प्राथमिक डाटा, यानी कि प्राइमरी डाटा हो गया। लोकल कोरेस्पोंडेंट, मतलब कि मैंने लोकल कोरेस्पोंडेंट करी, मतलब जगह जगह जाके पूछवाया, आसपास में जितने भी एरिया हैं उनसे मैंने डाटा कलेक्ट करवा लिया, किसी को कह के कि हाँ जी आप जाओ और मेरे लिए डाटा लेके आओ, और उसने आसपास में जाके अपने आसपास की इंफॉर्मेशन वो लेके आया, तो वो भी मेरे लिए प्राइमरी होगा क्योंकि मेरी तरफ से ही तो गया है ना वो। क्वेश्चनियर्स, मैंने एक पूरा का पूरा फॉर्म बनाया और उसके अंदर है ना 15-20 क्वेश्चन लिख दिए और उन क्वेश्चन को फिल करने के लिए बोला, हाँ जी ये फॉर्म है ना आपको फिल करना है, आप बताइए कि भी आप कैसा बिलीव करते हो ऑनलाइन कोचिंग या ऑफलाइन के लिए। तो उन्होंने अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन लिखी। इंश्योरेंस वाले भी ऐसे ही करते हैं, कुछ मतलब कोई पर्टिकुलर कोई नया प्रोडक्ट आता है, सर्फ वगैरह का है, तो भी आ जाता है कि आप पहले कौन सा सर्फ यूज कर रहे थे, आप कैसा, आप सेटिस्फाइड हैं पुराने वाले से या नहीं, कैसा आप चाहते हो, कैसा ब्रांड चाहते हो। तो वो सब क्वेश्चन के अंदर पूरी की पूरी ऐसी इंफॉर्मेशन होती है कि कस्टमर की पूरी पर्सनल इंफॉर्मेशन आ जाए और उसकी डिजायर भी आ जाए। तो वो क्या हो गया, पर्सनल डाटा और प्राइमरी डाटा। फिर है जी सेकेंडरी डाटा। कौन सा हुआ सेकेंडरी डाटा का मतलब क्या हुआ कि किसी पर्सन ने उसके ऊपर मेहनत कर रखी है,
और वो डाटा हम सिर्फ यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि मान लो न्यूज़पेपर के अंदर कोई डाटा आता है, मैंने आपको वही की वही देख के पूरी इन्फॉर्मेशन बता दी, हाँ जी इस कंपनी की तो ये प्रॉफिट है, ये लॉस है, ये ऐसे हुआ, तो उसके ऊपर किसी ने तो प्राइमरी डाटा कलेक्ट किया होगा, पूरी इन्फॉर्मेशन ली होगी, फिर वो पब्लिश हुई होगी। तो मेरे पास जब पब्लिकली आया और मैंने उसको दोबारा यूज़ किया तो वो सेकेंडरी हो गया। तो जैसे गवर्नमेंट की पब्लिकेशंस निकलते हैं, इंटरनेशनल पब्लिकेशंस निकलते हैं, मैगजीन हो गई, न्यूज़पेपर हो गए, ऐड के अंदर भी कई बार बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लोकल जो न्यूज़पेपर हैं, इन सब के अंदर जो जितना भी डाटा होता है वो हमारे लिए सेकेंडरी है। जिसने कलेक्ट करके इंफॉर्मेशन निकाली है उसके लिए वो प्राइमरी है, ये ध्यान रखिएगा। और मेरे लिए अगर मैं उसको यूज़ करती हूँ, आप उसको यूज़ करते हो, तो वो आपके लिए सेकेंडरी है। ये हो गया प्राथमिक और सेकेंडरी डाटा। इसमें से पूछा गया है एक बार क्वेश्चन कि आपको एक एग्जाम्पल दे देंगे और आपको ये बताना पड़ेगा ये प्राइमरी है या सेकेंडरी है। अब मैं बात करती हूँ सैम्पलिंग ऑफ डाटा। डाटा जब हम लोग सैम्पलिंग करते हैं, मतलब कि हमें सैंपल का मतलब क्या होता है कि नमूना, हम मतलब कि किसी भी चीज़ का निष्कर्ष निकालना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें से कुछ सैंपल लेने पड़ेंगे या फिर हमें 1 बाय 1 जाके इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी। तो वो कैसे है देखिए एक बार। एक होता है जी पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का मतलब क्या हो गया कि जिस एरिया में हम लोग, जिस एरिया के अंदर हम लोग क्या है सर्वे करना चाहते हैं या पर्टिकुलर उस एरिया का निष्कर्ष निकालना चाहते हैं, तो उस एरिया से संबंधित जितना भी डाटा होगा वो होगा जी हमारा पॉपुलेशन। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ कि अगर मैं एक कॉलेज का सर्वे करना चाहती हूँ, मैं ये कहती हूँ कि आज के टाइम में, लॉकडाउन के टाइम में, मैं जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना उनके पूरे के पूरे डाटा कलेक्ट करके उनसे इन्फॉर्मेशन लेना चाहती हूँ कि आप कौन सी स्टडी को बेहतर मानते हो, लॉकडाउन से पहले वाली या लॉकडाउन से बाद वाली। तो कॉलेज के अंदर मान लो एक कॉलेज है गवर्नमेंट कॉलेज हिसार, तो मैंने उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन करनी है, निष्कर्ष निकालना है कि भी ऑफलाइन स्टडी अच्छी थी या ऑनलाइन अच्छी है, या बिफोर लॉकडाउन या आफ्टर लॉकडाउन कैसी स्टडी आपके लिए अच्छी है। तो उस कॉलेज के अंदर मान लीजिए 2000 स्टूडेंट हैं, तो 2000 स्टूडेंट को क्या माना जाएगा, पॉपुलेशन माना जाएगा कि ये उसकी पूरी की पूरी पॉपुलेशन है, इसके ऊपर मुझे डाटा कलेक्ट करना है। फिर आ गया साइज का मतलब क्या हो गया, जैसे ये देखिए ना, ये साइज है 2000 है तो 2000 साइज नंबर हो गए। नंबर ऑफ पॉपुलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, साइज ऑफ पॉपुलेशन। अगर मान लो 5000 स्टूडेंट हैं तो 5000 पॉपुलेशन हो गई, 6000 है नंबर ऑफ पॉपुलेशन, इसको बोला जाएगा। फिर है इनफिनिट और नॉन फाइनाइट या फाइनाइट और इनफिनिट। इनफिनिट का मतलब क्या हो गया कि जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, हमें ये पता है कि ये पॉपुलेशन इतनी है। मान लो मैंने ये कहा कि हाँ जी आप है ना ऐसा करो, आप हिसार में जाके कोई भी एक कॉलेज देख लो आप अपने यहाँ पे शहर में, और उस कॉलेज का आपने पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो मैं ले सकती हूँ। मैं उस कॉलेज में जाके वहाँ से डाटा कलेक्ट कर लूँगी। मान लो 1000 स्टूडेंट हैं, 2000 हैं, तो मैं उनको देख सकती हूँ, काउंट कर सकती हूँ। अब अगर मुझे कोई पर्सन ये कहे कि आपको एक डाटा कलेक्ट करना है ऐसा जिसकी मतलब कि मैं मतलब गिनती ही नहीं है, मान लो यही हो गया कि भी हमारे यहाँ पे जो फसल हुई है ना, अगर गेहूँ जितनी हुई है, उस गेहूँ के एक एक दाने को आप कलेक्ट करके बताओ कि पूरे साल के अंदर गेहूँ कितनी उत्पादित हुई तो मैं बता दूंगी कि हाँ जी पूरे सबका डाटा लेके कि इतने इतने मन इतने सब कुछ हुआ। लेकिन अगर मुझे ये बोला जाए कि एक एक दाना आपने करना है, तो वो मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं होगा। मेरे लिए क्या, वो किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं होगा। तो वो कौन सा हो गया, इनफिनिट डाटा हो गया, मतलब कि हम जिसको काउंट नहीं कर सकते। उसके बाद आ गया जी रियल का मतलब क्या हो गया कि मैंने एक जगह बोला कि जहाँ वास्तव में डाटा है हम उसको कलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने एक शॉप के बारे में बोला कि आप है ना भी एक शॉप का हमने मतलब कि डाटा निकालना है कि उस शॉप के अंदर एक आसपास की शॉप है, एक मार्केट के अंदर एक शॉप है, मैंने ये देखना है कि इसमें मैगी के कितने पैकेट है इस पर्टिकुलर, मान लो राम एंड सन्स है वहाँ पर जाके। तो
तो रियल में राम एंड सन्स में मैगी के पैकेट है ना, रियल में है, हमने जाके उसको काउंट करना है, तो वो रियल डाटा हो गया। अगर मैं कहूँ कि भी जो राम एंड सन्स है ना, वो क्या पता मैगी बेचता है या नहीं बेचता, अगर वो बेचता है ना तो कलेक्ट कर लेना, अगर वो नहीं बेचता चलो देख के आओ आप। तो डाटा रियल में नहीं है, हाइपोथेसिस है वो डाटा। हाइपोथेसिस मतलब काल्पनिक है, मतलब कि अगर मैगी होगी नहीं होगी पता नहीं, वो बेचता होगा नहीं बेचता होगा, अगर वो बेचता होगा तो कलेक्ट करना है, अदरवाइज नहीं करना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोथेटिकल डाटा। ये रियल हो गया जो वास्तव में है, जो इनफिनिट हो गया जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, फाइनाइट को हम लोग काउंट कर सकते हैं। फिर आ गया साइज और ये हो गया पॉपुलेशन। अब सैंपलिंग कैसे कैसे होती है बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा इसी वीडियो में से, देखिएगा ध्यान से समझिए बस आप। देखिए एक और बात मैं कहूंगी आपको, मेरी पूरी कोशिश यही चल रही है कि एस्थेट तक लगभग आपका टॉपिक कवर हो जाए, आपकी रिवीजन भी हो जाए, सब कुछ हो जाए। कोशिश मेरी भी चल रही है और आप लोग देख भी रहे होंगे, लगभग वीडियो कंटिन्यू हो रही हैं। लेकिन अगर किसी कारण से कोई टॉपिक रह जाता है, देखिए आप भी तो अपनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप इस चीज़ को ये मत समझे कि हाँ जी मैडम ये टॉपिक आपने कहा था रह गया। देखो हमारी पूरी कोशिश चल रही है, ड्यू टू लैक ऑफ टाइम हम लोग क्या है कि कोशिश तो कर रहे हैं कि आपको पूरी की पूरी सुविधा मिले, कोशिश है। लेकिन अगर किसी की पर्टिकुलर ये शिकायत होती है तो मेरे ख्याल से ये शिकायत नहीं होनी चाहिए। आप लोग सिर्फ उस चीज़ को देखिए कि हम लोग सहयोग कितना कर रहे हैं, आपको कितने टॉपिक आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करी, इंपॉर्टेंट टॉपिक ही कराए जा रहे हैं। टॉपिक तो बहुत हैं, लेकिन मेरी क्या मतलब कि इंटेंशन रहती है, मेरी इंटेंशन यही रहती है कि जिस टॉपिक में से क्वेश्चन पिछली बार आए हुए हैं और जिस टॉपिक में से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं वो मैं ज़्यादा करूँ। एक आधा टॉपिक लग रहा है कि इसमें से तो क्वेश्चन आने के बहुत कम चांसेस हैं, वो रह गया तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो कोशिश करिए आप लोग भी थोड़ा सा सहयोग दीजिए कि अगर एक आधी बार कई बार कुछ एक आधा डाटा कोई मिस्टेक हो जाती है, कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी रहेगी कि बाई चांस भी वो गलत हो गई, तो आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, बिल्कुल आपको राइट है इस चीज़ का। लेकिन ऐसा नहीं कि आपने तो ये गलत बता दिया तो बस बिल्कुल पता नहीं मैंने तो कोई ऐसा महापाप कर दिया, ऐसा कभी नहीं होता। हम लोग भी पूरी हमारी कोशिश ये रहती है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई जाए वो बिल्कुल ठीक हो, 100% ठीक हो। कई बार एक आधा डाटा ऐसा होता है कि किसी बुक के अंदर कोई इन्फॉर्मेशन है, किसी में कुछ है, अगर हमसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसको मतलब कि एक इश्यू बनाने की बजाय इसको आराम से अपना रेक्टिफाई किया जा सकता है कि हाँ जी ये चीज़ ऐसे है, इसको ये रेक्टिफाई किया जाए। उसको ये ना समझा जाए कि मैडम ने तो बिल्कुल गलत करा दिया, हमें तो मिसलीड कर रही है, या ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसी कभी किसी टीचर की कोई इंटेंशन नहीं होती। हर टीचर कहता है कि वो अपना बेस्ट कंटेंट ही दे, ठीक है। चलिए एक होता है जी हमारा सैंपल के अंदर सबसे पहले है सेंसस मेथड। सेंसस मेथड का जो कहाँ अप्लाई होता है, उसके अंदर अगर हम कोई भी निष्कर्ष निकालना चाहते हैं सेंसस मेथड से, तो हम लोग कोई भी डाटा छोड़ेंगे नहीं। मान लीजिए अगर हम वही जनसंख्या की हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, हमारी पॉपुलेशन की कैलकुलेशन करते हैं, तो सेंसस मेथड अप्लाई करते हैं कि मान लो अब हमारी 1,30,00,000 की अगर हमारी पॉपुलेशन है हमारी इंडिया की, तो अगर हमने उसका सर्वे करना है तो इन पूरे की पूरी इंफॉर्मेशन को हमें कलेक्ट करना पड़ेगा, सैंपल एक एक लेना पड़ेगा, कुछ छूटना नहीं चाहिए, पूरा का पूरा। इसी तरह से अगर हमने किसी एक डिपार्टमेंटल स्टोर की अगर हमने कोई निष्कर्ष निकालना है कि इसके पास कितनी आइटम रखी हुई हैं, हर एक आइटम को, तो सेंसस मेथड अगर हमने अप्लाई करना है तो हम एक एक आइटम 1 बाय 1 आइटम को काउंट करेंगे, कोई आइटम छूटनी नहीं चाहिए। वो होता है हमारा सेंसस मेथड। यानी कि अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि एक ऐसी मतलब कि ऐसी कलेक्शन करनी डाटा की जिसके अंदर कोई भी हमारा जो भाग है या कोई भी पार्ट है वो छूटे ना, तो वो कौन सा मेथड है, वो आ जाएगा सेंसस मेथड। उसके बाद है सैम्पलिंग के अंदर प्रोबेबिलिटी क्या होती है, संभावना होती है। संभावना हो गई कि मान लीजिए हजार स्टूडेंट है, 1000 स्टूडेंट के ऊपर हम लोगों ने कोरोना का जो मतलब कि एक जांच करनी है
कि इन 1000 में से किसको लॉकडाउन के दौरान में, इस दौरान में 1 साल के अंदर कोरोना हुआ और किसको नहीं हुआ। तो हम क्या करेंगे, हमने परसेंटेज निकालनी है कि 1000 में से कितने स्टूडेंट को हुआ जो कॉलेज जाते थे। तो प्रोबेबिलिटी है, तो हम लोगों ने रैंडम मेथड ले लिया, एक रैंडम जिसको बोलते हैं। रैंडम के अंदर हमने क्या किया, उस 1000 में से हम कोई भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रोबेबिलिटी है कि 1000 में से 1, 2, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, 13, 14 किसी का भी नंबर आ सकता है। 1000 के 1000 जो हैं, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, उनमें से किसी की भी टर्न आ सकती है, प्रोबेबिलिटी है। तो इसको क्या बोलेंगे, रैंडम मेथड, मतलब कि किसी का नंबर कभी भी आ सकता है, पूरे चांस हैं। तो वो कौन सी सैम्पलिंग हो जाएगी, रैंडम हो जाएगी। 1000 में से कोई भी डाटा, क्या 59 नंबर आ सकता है, आ सकता है, बारी आ जाए। हो सकता है 1000 में से 1000 में के नंबर की बारी आ जाए, 1 की ना आए, हो सकता है 1 की ना तो 2 की आ जाए। तो रैंडम है, मतलब कि हमने तो डाटा पिक करना है कोई भी। दूसरा हो गया लॉटरी। लॉटरी सिस्टम में भी यही है कि हमने पर्ची निकाली, पर्ची निकाल के जिस भी स्टूडेंट का नाम आएगा उसका हमने सैंपल कर लिया। तो हमें क्या पता कि 1000 पर्ची में से किसका नंबर आएगा किसका नहीं, प्रोबेबिलिटी है, संभावना है। तो वो क्या हो गया, लॉटरी। लॉटरी वाला ये आ सकता है कि लॉटरी का जो सैंपल है वो प्रोबेबिलिटी में है या नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी सैंपल है ये भी। फिर है टेबल ऑफ रैंडम। मतलब क्या हुआ कि एक टेबल बना दी गई, एक ये टेबल है कि मंडे को ये हो गया ट्यूसडे और ये हो गया जी वेडनेसडे। तो मंडे को 1 से लेकर 100 तक के स्टूडेंट का नंबर आएगा, ट्यूसडे को 101 से लेकर 200 तक का नंबर आएगा टोटल, और ये हो गया जी 201 से लेकर 300 तक का नंबर आएगा वेडनेसडे को। टोटल हमारे पास 300 स्टूडेंट हैं। तो मंडे को 100 में से 100 की बारी भी आ सकती है, हो सकता है 50 की आ जाए, किसी का भी टर्न आ सकता है सैंपलिंग के अंदर, तो प्रोबेबिलिटी है। ट्यूसडे को 101 से लेकर 200 तक किसी का भी नंबर आ सकता है, ये होता है टेबल रैंडम सैंपलिंग, टेबल ऑफ रैंडम सैंपलिंग जिसको बोला जाता है। ये भी प्रोबेबिलिटी का ही एक पार्ट है, ठीक है जी। फिर उसके बाद अगला आ गया हमारा स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या होता है, स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है स्ट्राटा बेस के ऊपर। मतलब क्या हुआ कि जैसे कि हमने एक कॉलेज की ही बात चल रही है, एक कॉलेज के अंदर बीकॉम के अंदर, बीकॉम में टोटल 500 स्टूडेंट हैं और बीए के अंदर 400 स्टूडेंट हैं और बीएससी के अंदर 300 स्टूडेंट हैं। तो हमने अब इसके अंदर सैंपलिंग करनी है, तो हमने स्ट्राटा बेस के ऊपर करी है, स्ट्रेटिफाइड जिसको बोलते हैं। कि जो बीकॉम के 50 स्टूडेंट है ना, उसमें से हमने 50 ले लिए, 10%। बीए में से 10% 40 ले लिए, बीएससी में से 330% ले लिए, 30 ले लिए स्टूडेंट। तो सब में से 10-10% ले लिए। ये होता है स्ट्राटा बेस की, जितने भी है ना स्टूडेंट उसकी एक परसेंटेज निकाल ली और वो उठा लिए। अब वो हो कोई भी सकते हैं, तो वो भी प्रोबेबिलिटी है। तो स्ट्राटा बेस के ऊपर बोला जाता है इस तरह से, एक निश्चित राशि के निश्चित रेशो निकाल के उसके ऊपर हम लोग सैंपलिंग करते हैं। फिर आ गया सिस्टमेटिकली। सिस्टमेटिकली का मतलब क्या हो गया कि जैसे 500 स्टूडेंट हैं, 500 स्टूडेंट हैं तो हम क्या करेंगे, सिस्टम से चलेंगे। पहले 1 नंबर पे, फिर 10 नंबर पे, फिर उसके बाद 20 नंबर पे, फिर 30 नंबर पे, फिर 40 नंबर पे। इस तरह से हम लोगों ने 10-10 नंबर के गैप पे 10th को, फिर 20th को, फिर 30th को, फिर 40th को हमने सेलेक्ट कर लिया, फिर 50, ऐसे 10-10 के गैप पे सिस्टम बना रखा है। या अब ये भी सिस्टम हो सकता है कि एक बॉय, फिर उसके बाद 5 का गैप, फिर हमने एक गर्ल ले ली, इस तरह से भी हो सकता है। फिर 5 का गैप, फिर बॉय ले लिया, फिर 5 का गैप, फिर गर्ल, फिर 5 का गैप, फिर बॉय, ऐसे कोई एक सिस्टम बना लिया। और एंड तक जितनी भी सैंपलिंग करेंगे उसके अंदर हम लोग उसको सेलेक्ट करेंगे। तो ये क्या होता है जी हमारा सिस्टमेटिकली। सिस्टमेटिकली फिर आ गया एक मल्टी स्टेज डाटा। मल्टी स्टेज का मतलब क्या हो गया कि हम लोग जब एक बड़े लेवल के ऊपर कलेक्ट करते हैं किसी डाटा को, तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप नीचे आते जाएंगे या फिर हम स्टेप बाय स्टेप ऊपर चले जाएंगे। जैसे हम भारत देश के अंदर
अगर हम बात करें अभी कोरोना काल की बात करते हैं कि भी हमारे यहाँ पे पूरे भारत के अंदर ना कौन से एरिया में ज़्यादा प्रभावित हुए लोग कोरोना से, तो क्या हो जाएगा कि मान लो हरियाणा की बात करते हैं। हरियाणा के अंदर फिर अलग अलग स्टेट, पहले हरियाणा में से फिर हम एक जो है स्टेट चुन लेंगे। मान लो हमने 4 चुन लिए, हिसार, अंबाला, एक हो गया जी अपना अंबाला हो गया, सिरसा, और एक बहादुरगढ़। अब ये स्टेट चुन लिए, फिर इसमें से इनके जिले डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। ये स्टेट हो गए, फिर डिस्ट्रिक्ट हो गए, फिर उसके बाद इनकी सिटी हो जाएगी, फिर सिटी के अंदर 2-4 घर हो गए। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप मल्टी स्टेज इसको बोलते हैं कि हमने पहले क्या किया, पूरे भारत को चुना, फिर उसमें हमने अलग अलग स्टेट चुन लिए कि इस स्टेट को पकड़ेंगे हम, फिर उस स्टेट के अंदर हमने अलग अलग डिस्ट्रिक्ट देखे, फिर अलग अलग तहसील देख ली, फिर हमने सिटी देख ली। तो ये होता है मल्टी स्टेज सिटी के अंदर, मतलब कि मल्टी स्टेज जो स्टेज है उसके अंदर भी सैम्पलिंग प्रोबेबिलिटी ही तो चल रही है ना, कि हो सकता है किसी का नंबर आ जाए, कुछ नहीं पता। हरियाणा वालों की जांच चल रही है, हो सकता है हमारे घर आके कोई डाटा कलेक्ट कर ले, हो सकता है ऐसा। तो ये हो जाएगा। उसके बाद आ गया क्लस्टर सैम्पलिंग। क्या होती है कि हमने क्लस्टर सैम्पलिंग के अंदर हमें जांच के लिए बोला गया कि आपको ना सर्फ की डाटा कलेक्ट करना है कि जो सर्फ एक्सेल है वो कितने जो पूरे के पूरे हरियाणा के अंदर यूज़ करते हैं सर्फ एक्सेल को, कौन सा डिटर्जेंट पाउडर यूज़ किया जाता है, तो उसमें सर्फ एक्सेल को कौन करता है और बाकी के कौन से डिटर्जेंट पाउडर हैं उनको कौन यूज़ करता है, तो वो डाटा कलेक्ट करना है। तो हमने क्या किया, एक पर्टिकुलर एक एरिया के अंदर गए और हमने ना वहाँ से 500 पर्सन का डाटा जो है ना, 500 पर्सन का वो डाटा कलेक्ट कर लिया। फिर हमने उनसे क्या किया, उनसे पूछा कि हाँ जी आप बताओ अपनी सारी। फिर उसमें से हमने क्या किया जी, हमने देखा 100 को सेलेक्ट कर लिया। ये होती है क्लस्टर। एक बंच के अंदर हमने आसपास में चारों तरफ से एरिया में से इकट्ठे करे 500 पर्सन, फिर हम 100 पे आ गए। अब 100 के बाद हम 50 को सेलेक्ट कर लेंगे और 50 के 50 का अलग अलग एरिया के 50 के 50 का पूरा 100% है ना सैंपल लेंगे, जांच करेंगे, सर्वे करेंगे 100% और हम फिर निष्कर्ष पर आएंगे। यानी क्लस्टर की एक बल्क के अंदर डाटा को उठाना, फिर धीरे धीरे उसको कम करते हुए एंड में जो डाटा बच जाएगा उसकी 100% जांच करनी, वो होता है क्लस्टर सैंपलिंग। बारी किसी की भी आ सकती है, ये भी एक प्रोबेबिलिटी ही है। ये होते हैं। फिर एक और आ गया आपका प्रोबेबिलिटी वाले में ही सीक्वेंशियल वाला। सीक्वेंशियल के अंदर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमने एक जांच करनी है, मान लो वैक्सीन के ऊपर ही करनी है कि भी अगर हम वैक्सीन लेके आए हैं, मान लीजिए सपोज करते हैं, और वो जो कोरोना की वैक्सीन है वो किस किस के ऊपर अप्लाई करी और उसको असर हुआ, उसका प्रभाव पड़ा या नहीं पड़ा। तो हमने क्या किया, हमने पहले 1000% की जांच करी। एक एरिया में गए और 1000% के ऊपर हमने जांच करी कि भाई ये वैक्सीन देने से आपको रिजल्ट मिला नहीं मिला, तो किसी को कोई नहीं मिला, कोई भी रिजल्ट नहीं आया, नील रह गए। फिर हम अगले एरिया में गए, हमने 1000 की फिर से जांच करी, फिर भी नहीं मिला। फिर हम अगले एरिया में गए तो हमें पता लगा कि 1000 में से 5 बंदों को ना इसका प्रभाव पड़ रहा है, इस वैक्सीन का। तो जब तक हम सैंपलिंग करते रहेंगे, जब तक हमारे को निष्कर्ष नहीं निकल जाता, जब तक जो रिजल्ट हम चाहते हैं कि प्रभाव पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा, उसको बोलते हैं हम लोग सीक्वेंशियल सैंपलिंग। सीक्वेंशियल सैंपलिंग का मतलब क्या हुआ कि जब तक निष्कर्ष ना निकले, एक डाटा हमने एक सैंपल लिया, हमें कोई निष्कर्ष नहीं निकला, हम दूसरा सैंपल ले लेंगे, फिर तीसरा ले लेंगे, फिर चौथा, ऐसे ये होता है जी। ठीक है, समझ में आया आपको? फिर उसके बाद आ गया जी हमारा नॉन प्रोबेबिलिटी। ये तो प्रोबेबिलिटी थी कि भी किसी का भी नंबर आ सकता है, और नॉन प्रोबेबिलिटी के अंदर क्या है कि हम अपनी मनपसंद ही तो जांच करेंगे, तभी तो किसी की संभावना है किसी की नहीं है। जैसे जजमेंट है,
जजमेंट के अंदर मान लो 3 जज बैठे हैं और सामने बहुत सारी पब्लिक बैठी है, और उसमें से किसका नंबर आएगा या नहीं आएगा जज को तो पता है ना। जज ने सोच लिया कि मैंने तो आगे वाले 10 बंदों को ही पूछना है, या हो सकता है पीछे वाले को या बीच वाले को, तो अगले की मर्जी है कि वो जजमेंट कर लेगा कि मैंने यहाँ का डाटा ही सेलेक्ट करना है, तो मैं उसी की जांच करूंगा। तो वो जजमेंट होती है, जजमेंट सैंपलिंग। वो नॉन प्रोबेबिलिटी होती है, मतलब कि कोई संभावना नहीं है किसी का नंबर आएगा, पहले ही डिसाइड है कि भी हमने इसकी ही जांच करनी है। मान लो मेल को ही सेलेक्ट करना है तो मेल ही हो जाएगा, फीमेल है तो फीमेल ही, ऐसे। फिर उसके बाद आ गया कोटा। कोटा के अंदर भी क्या है, मान लो 1000 स्टूडेंट हैं और हमने 1000 में से 100 जो स्टूडेंट हैं मान लो वो रूरल एरिया के हैं, तो रूरल एरिया वालों की ही जांच करनी है, बाकी 900 का नंबर नहीं आएगा। तो 900 का तो नंबर आना नहीं तो पता है, तो 100 में से किसी का भी नंबर आ सकता है। ये 100 जो स्टूडेंट है ना, इनकी पूरी जांच करेंगे कि हम तो ग्रामीण इलाके वाले स्टूडेंट की जांच करना चाहते हैं। तो ये हो गया जी कोटा, ये कोटा ले रखा है हमने कि हम रूरल की ही करेंगे। फिर आ गया आपका कन्वीनियंस। कन्वीनियंस का मतलब क्या हो गया कि मुझे जहां सुविधा है मैं वहीं जांच करूंगी। मान लो मुझे सैंपलिंग का काम दिया गया कि आप सैंपल लेके आओ, स्टूडेंट्स का ही सैंपल लेके आओ कि वही ऑनलाइन और ऑफलाइन की स्टडी में से कौन सा बेहतर है, और मैं कहूँगी मैं तो जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही हूँ ना, मैं तो अपनी क्लास का ले आऊँगी, तो मुझे कन्वीनियंट है, मैं क्यों कहीं और जाऊँ, मुझे तो पता है कि मैं तो जहाँ पढ़ा रही हूँ मैं वहीं का डाटा कलेक्ट कर लूँगी। तो वो क्या होगा, कन्वीनियंट हो गया कि मुझे पता है कि मैंने इस जगह पे जाना है और मुझे ये आसानी होगी, मैं फटाफट से सबकी इन्फॉर्मेशन लूँगी और अपना प्रोवाइड करवा दूँगी। तो ये क्या होता है, कन्वीनियंट, जहाँ पर सुविधा हो वहीं पर ही जाना। फिर आ गया एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव का मतलब क्या हुआ, एक्सटेंसिव का मतलब हुआ कि जैसे मान लो पूरे इंडिया के अंदर हमने जांच करनी है, इंडिया के अंदर कि मैगी कौन कौन खाता है, मैगी कौन कौन खाता है। मैंने पूरे भारत के अंदर डाटा कलेक्ट कर लिया, हर जगह जाके पूरा भारत भ्रमण कर लिया, लेकिन मैं जम्मू और कश्मीर में नहीं जाना चाहती, मुझे लगता है नहीं वहां तो बहुत खतरा है। तो जहां मैं पहुंच नहीं सकती वहां का डाटा मैं कलेक्ट ना करूं, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिव सैंपलिंग। मतलब कि जहां हमारी पहुंच नहीं है वहां का डाटा छोड़ देना, वहां की सैंपलिंग छोड़ देना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिव सैंपलिंग। फिर आ गया स्नोबॉल। स्नोबॉल सैंपलिंग। स्नोबॉल सैंपलिंग का मतलब क्या होता है, मुझे जो चीज अच्छी लगती है मैं सिर्फ उसका ही डाटा कलेक्ट करूं, बाकी कुछ ना करूं। मुझे 3 डाटा को मतलब कि मुझे 3 टास्क दिए गए, मुझे बोला कि आपको ना, मान लो फेयर एंड लवली के ऊपर ही बात कर लेते हैं कि फेयर एंड लवली की ना आपको डाटा कलेक्ट करना है कि आपको पता करके आना है कि आपको ना कौन कौन जो लगाते हैं उनको फर्क पड़ रहा है या कौन सेटिस्फाइड है फेयर एंड लवली से। तो मैंने डाटा कलेक्ट करना शुरू करा, तो मैं अपना जा रही हूँ 1 बाय 1 हर एक के सामने से, और मैं ये देख रही हूँ कि मुझे ये पर्सन मुझे पसंद नहीं है, मैं इसका डाटा कलेक्ट नहीं करूँगी। अगले पे गई भी, ये पर्सन तो मुझे सही लग रहा है, सही जवाब देगा, उससे मैंने डाटा कलेक्ट कर लिया। यानी कि 100 पर्सन वहाँ पर खड़े हैं, लेकिन मैं उन 100 में से सिर्फ उसी पर्सन का डाटा ले रही हूँ, इन्फॉर्मेशन ले रही हूँ जो मुझे बिल्कुल पसंद है, बाकी मैंने छोड़ दिए। मुझे केवल 10% पसंद आए तो मैं 10 का ही डाटा कलेक्ट करूंगी, बाकी 90 को मैं छोड़ दूंगी। वो होता है स्नोबॉल सैंपलिंग। ठीक है, बात समझ में आई आपको? उम्मीद करती हूँ मेरा ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। इसके बाद इसमें एक और आता है एरर ऑफ सैंपलिंग और एरर ऑफ नॉन सैंपलिंग। ये भी क्वेश्चन आ जाता है, एरर ऑफ सैंपलिंग और एरर ऑफ नॉन सैंपलिंग। मतलब कि जब हम डाटा कलेक्ट करते हैं तो हम ऐसे कैसे कह दें कि जो सामने वाला डाटा कलेक्ट करके आया या मान लो मैंने ही कराया वो मेरी बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन है। हो सकता है मैंने कुछ लिखने में गलती कर दी हो,
हो सकता है मैंने इन्फॉर्मेशन पूछी ही सही ना हो सकता है कि जो मैं पूछना चाह रही हूँ वो अगला समझ ही ना पा रहा हो। तो दो तरह से मिस्टेक होती हैं, एरर ऑफ सैंपलिंग और एरर ऑफ नॉन सैंपलिंग। मतलब कि सैंपल के टाइम भी एरर हो सकती है और बिना सैंपलिंग के भी और भी एरर हो सकती हैं। तो आएगा जी, जैसे मैंने सैंपलिंग वाला बता रही हूँ आपको कि सैंपलिंग के टाइम में एरर कौन कौन सी होती है। मान लो मैंने जो सिस्टम लिया, मैंने जो सीक्वेंस लिया, फॉल्टी सिलेक्शन सिस्टम ले लिया। सिलेक्शन सिस्टम मतलब कि जो सिस्टम मेरा था वो मैंने सही नहीं लिया। मान लो मुझे ये कहा गया कि वन बाय वन पर्सन से जितने भी आगे आगे बैठे होंगे उन सबसे पूछना है, मैंने उनसे इन्फॉर्मेशन नहीं ली, मैंने अपना एक एक छोड़ के इन्फॉर्मेशन ले ली। मतलब जो मेरा सिस्टम था, क्वेश्चन है, मान लो 10 क्वेश्चन है तो मैंने हो सकता है उसमें से 9 क्वेश्चन के बारे में पूछा। जो 10वां क्वेश्चन था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन मैंने उसकी कोई भी परवाह नहीं करी और मैंने हर एक से 9 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन पूछ लिए। तो हो सकता है इस तरह से हो जाए। तो ये हो जाएगा। एक हो जाएगा जी अपना सब्स्टिट्यूटिंग वन सैंपल। मतलब क्या हुआ कि जब मैंने सैंपल लेने के लिए गई 100 पर्सन का, तो मुझे 100 में से क्या हुआ 90 ही मिले और मैंने 10 को एज्यूम कर लिया कि 10 का जो इंफॉर्मेशन है ना वो भी यही होगी। मतलब 100 का मुझे बोला था कि 100 का डाटा तो आपको कलेक्ट करना है, मैंने 90 का किया और 10 का मैंने अपने आप ही एज्यूम कर लिया कि ये डाटा तो यही रहेगा भाई, क्योंकि 90 लोगों ने जो जवाब दिया 10 बंदों का भी वही जवाब रहेगा, अपने आप एज्यूम कर लिया। हो सकता है वो 10 बंदे जो एक डिसीजन है जो हम लोग लेने जा रहे हैं उसमें परिवर्तन कर दें, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कि सब्स्टिट्यूट। रोंग जो सब्स्टिट्यूट रोंग कर दिया, मतलब कि गलत ले लिया मैंने इसका जो सब्स्टिट्यूट था, जो 10 पर्सन मुझे मिले नहीं थे, मैंने एज्यूम कर लिया, वो भी गलत हो सकता है। फिर उसके बाद आ गया जी आपका वेरिएबिलिटी। मतलब कि जो डेटा है मैंने लिखने के अंदर कुछ गलती कर दी। सैंपल लेना था एज के लिए, एज वाले कॉलम के अंदर, तो मैंने एज वाले में वेट डाल दिया और वेट वाले में मैंने एज डाल दी। इंफॉर्मेशन मैंने गलत फिल कर दी। तो सैंपलिंग एरर है कि मैंने डेटा ही गलत कलेक्ट किया, मैंने इंफॉर्मेशन ही गलत फीड करी। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, सैंपलिंग एरर। और नॉन सैंपलिंग एरर क्या हो गई, नॉन सैंपलिंग एरर का मतलब क्या हो गया कि जैसे मैं डेटा लेके आई, मैंने सैंपलिंग करी अच्छे से, बढ़िया से सारी इंफॉर्मेशन सही लेके आई हूँ। जब हम लोग उसको फीड कर रहे हैं डेटा को, मान लो मैंने 10 की जगह 15 फीड कर दिया, 15 की जगह 10 फीड कर दिया कि भी 10-15 पर्सन है ना ये खाना चाहते हैं, 15% खाते हैं या 10% खाते हैं। तो इस तरह से अगर मान लो मैंने फीडिंग के अंदर गलती करी, फॉर्मूला गलत लगा दिया, जबकि सैंपल अच्छे से कर रखा है, फॉर्मूले के अंदर कंप्यूशन में गलती कर दी, काउंटिंग के अंदर गलती कर दी, तो वो सैंपलिंग की तो मिस्टेक नहीं है, लेकिन क्लरिकल मिस्टेक है। जो भी जितनी भी क्लरिकल मिस्टेक रहेंगी सैंपलिंग के लिए, वो कौन सी हो जाएंगी, एरर ऑफ नॉन सैंपलिंग। मैंने क्वेश्चनएयर ही गलत बनाया। मान लो मुझे क्वेश्चनएयर दिया गया कि इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्ट करके आनी है, आप कहाँ रहते हो, और मैंने ये पूछ लिया कि आप कहाँ रहते थे पहले, तो वो क्या है कि सैंपलिंग की, तो नॉन सैंपलिंग की गलती है कि मतलब मैंने क्वेश्चन ही गलत बना रखा है वो वाला। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट हैं सैंपलिंग एरर और नॉन सैंपलिंग एरर के, कि अगर वो सैंपल से रिलेटेड लेने के टाइम में जो गलती हुई है वो तो कौन से हो जाएंगे, सैंपलिंग एरर। और जो हमने मतलब कि जो फॉर्मेट बनाया उसमें गलती कर दी, फीडिंग के टाइम में गलती कर दी, कंक्लूजन निकालने के टाइम में गलती कर दी, तो वो नॉन सैंपलिंग एरर हो जाएगी। उम्मीद करते हो मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल को अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए।